सुप्रभात बच्चों। आज मैं उमा ओझा आपको हिंदी साहित्य सागर का पाठ 9 भेड़े और भेड़िए पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार थे। इन्होंने व्यंग्य प्रधान रचनाएं लिखी हैं। सामाजिक और राजनीति क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी शोषण हो रहा है लोगों का, उस पे इन्होंने करारा व्यंग्य किया है। ऐसे ही ये कहानी हमारी आज जो हम पढ़ेंगे, भेड़े और भेड़िए, इसमें भी इन्होंने ये बताया है कि जब चुनाव आते हैं तो हमारे कुछ बगुला भगत जो नेता होते हैं वो खद्दरधारी वस्त्र को पहनकर आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे उनके चापलूस चलते हैं, विद्वान चलते, पत्रकार चलते हैं, धर्म गुरु चलते हैं, सबको वो अपनी ओर मिला लेते हैं और ज़ोर शोर से क्या करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। तो हमारी जो भोली भाली जनता है उनके चुनाव प्रचार से सहमत हो जाती है और बड़े बड़े वो लोग जो नेता होते हैं वो वादे करते हैं, जनता को प्रलोभन देते हैं, तो जनता जो होती है उनके बहकावे में आ जाती है और उनको ही अपना नेता चुन लेती है। लेकिन जब वो सत्ता पर आसीन हो जाते हैं तो वो अपने सारे वादे जो होते हैं वो भूल जाते हैं और फिर से वो भोली भाली जनता का शोषण करने लगते हैं। तो ये कहानी हमको यही बात बताती है कि किस प्रकार से ये जो राजनीति क्षेत्र में ये जो दिखावा हो रहा है, ये झूठे झूठे वादे किए जा रहे हैं, ये सब बेकार है। हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सत्यता का पता लगाना चाहिए और फिर ही हमें अपने नेता को चुनकर भेजना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार हमारा हमेशा शोषण होता रहेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो कहानी है इसको हरिशंकर परसाई ने एक वन से शुरू की है, मतलब वन के पशुओं को माध्यम बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी में देखिए जो जंगल के पशु हैं उन्हीं को माध्यम बनाया गया है। पहला क्या है, देखिए भेड़े। अभी आपने पढ़ा, इसका शीर्षक भेड़े और भेड़िए। तो ये जो भेड़े हैं ये भी एक पशु होती है, शीप होती है। ये जो है, ये भेड़े जो है, ये हमारी भोली भाली जनता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भोली भाली जनता का, जो कि राजनेताओं के बहकावे में आ जाती है। दूसरा है भेड़िया। अब भेड़िया ये जंगली पशु होता है, ये बड़ा खूंखार होता है, दूसरों को मारकर खा जाता है। तो ये जो जंगली पशु भेड़िया है, इसको हमें कपटी, धोखेबाज, बगुला भगत बने नेताओं को बताया गया है। मतलब भेड़िया जो है ये उन्हीं नेताओं की ओर संकेत करता है जो धोखेबाज है, जो अपने वादे करते हैं और लेकिन जब जीत जाते हैं तो वादे से मुकर जाते हैं। सियार, ये भी एक पशु है, जकाल। तो ये क्या है? ये सियार जो होता है ये चापलूस के रूप में दिखाया गया है। जैसे हमारे देश में नेता होते हैं तो उनके पीछे पीछे बहुत से उनके चापलूस और खुशामद करने वाले होते हैं। वो हमेशा उनकी खुशामद करते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, उनके जयकारे लगाते रहते हैं, उनके गुणों का बखान करते रहते हैं। तो हमारी जो जनता होती है वो उन्हीं के बहकावे में आ जाती है। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है ये व्यंग्य प्रधान कहानी है। तो चलिए अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं और उसको हम आपको समझाएंगे। आप समझने का प्रयास करिए और पेंसिल ले लीजिए, जो कुछ कठिन शब्द लगे तो उनको लिखते भी जाइएगा। भेड़े और भेड़िए। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आ गया और वह आया। अब एक बार वन में जितने भी पशु थे, एक जंगल था, वहाँ पशु थे, तो उनको ऐसा लगने लगा कि अब तो हम सभ्यता के शिखर पर पहुँच गए हैं, अब हम सभ्य हो गए हैं, अब हम विवेकशील हो गए हैं, तो अभी हमको एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और एक मत से सभी लोगों ने मिलजुल कर, सभी जितने वो पशु थे उन्होंने तय कर लिया कि अब वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। वन प्रदेश में क्या होगी? प्रजातंत्र की स्थापना होगी। अब आप देखिए प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र वो शासन होता है जहाँ जनता स्वयं अपने शासक को चुनती है, उसको अधिकार होता मत देने का, जैसे कि अपने देश में है। तो उन्होंने कहा प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आया।
अब जितने भी पशु थे वहाँ जंगल में रहने वाले, उन्होंने सुना तो वो बड़े खुश हो गए कि भाई अब तो क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। क्रांतिकारी परिवर्तन वो परिवर्तन हो जो एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से कोई बदलाव आ जाता है, उसको हम क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। जैसे भी हमारे देश के क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए बहुत युद्ध किया और हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो एकदम से बदलाव चेंज आ गया और फिर हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। तो क्रांतिकारी परिवर्तन मतलब है यहाँ पर प्रजातंत्र राज्य से है, एकदम से कोई बदलाव होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन। तो इसी प्रकार से वन में अब प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली थी, एकदम से परिवर्तन होने वाला था कि किस प्रकार का राज्य होना चाहिए। अब सब जितने भी पशु थे वो हर्ष की लहर, वो खुश हो गए कि अब सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ जाएगा। और वो आया तो अब तो भाई पूरे जंगल में सुख ही सुख सबको मिलेगा, समृद्धि होगी, सबकी सुरक्षा हो सकेगी। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे उसमें भेड़ें बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। अब हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं जिस वन प्रदेश से हमारी कहानी शुरू होती, चरण धरे मतलब हमारी कहानी शुरू होती, मतलब जिस वन प्रदेश को इन्होंने अपनी कहानी में चुना है तो उस वन प्रदेश में कौन कौन से देखे जानवर होते, उसमें भेड़ें बहुत थी, मतलब भेड़ें थी। वो कैसी थी? निहायत नेक, बड़ी भले मानुस, ईमानदार थी, बड़ी कोमल थी, विनयी विनीत थी, बड़ी दयालु थी और निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता, वो इतना निर्दोष थी, उनमें कोई अवगुण नहीं थे। बेचारी अगर घास को भी खाती थी फूंक फूंक कर खाती थी कि कहीं किसी की हत्या ना हो जाए। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दें, शांति स्नेह बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। अब भेड़ें जो थी वो बहुत खुश हो गई, उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा भय दूर हो जाएगा, हमको कोई डर नहीं रहेगा क्योंकि हम जो होंगे वो अपने ही प्रतिनिधियों को चुन के भेजेंगे, मतलब हमारे ही जो जिनको हम मत देंगे वही सदस्य चुन के जाएंगे और फिर ये कानून हम बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए, मतलब कोई भी जीवधारी, कोई भी अन्य जो पशु है वो किसी को सताए नहीं, ना मारे, उनकी हत्या ना करे, सब जिए और जीने दें, इस जंगल में सभी लोग आराम से जिए और दूसरों को भी जीने दें, शांति स्नेह बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो, अर्थात सब जगह वन में शांति हो, स्नेह हो, आपस में प्यार हो, भाईचारा हो और सब एक दूसरे की सहायता करें, इस पर ही हमारा समाज आधारित हो, हम ऐसा कानून बनवाएंगे। अब देखिए क्या होता है, उस वन में भेड़ें भी होती और भेड़िया भी होता है। तो अब देखिए, अब जो भेड़ियों की जो जाति थी, एक तो भेड़िया नहीं होगा, वहाँ बहुत से भेड़िए होंगे, तो भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आ गया है। अब भेड़ियों ने सोचा ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। उन्होंने कहा अरे भेड़ों की संख्या तो बहुत अधिक है, यहाँ तो भेड़ें बहुत ज़्यादा हैं और पंचायत में तो उनका ही बहुमत होगा, सबसे ज़्यादा मत उन्हीं को मिलेंगे। और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या। अब भेड़ियों को बहुत चिंता हो गई, सारे भेड़ियों ने सोचा कि ये तो हमारे लिए मुसीबत हो गई कि भेड़ों की संख्या तो बहुत है और उन्हीं का बहुमत होगा, और अगर उन्होंने ये कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम क्या खाएंगे, क्योंकि हम तो भेड़ों को ही खाते हैं, क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा। और बड़ा चिंतित हो जाता है, बोलता अरे तो क्या हमें शाकाहारी बनना पड़ेगा, हमें घास चरना सीखना पड़ेगा। अब देखिए, ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता है भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता। अब जैसे जैसे चुनाव की घड़ी आती जाती है तो भेड़ों का उल्लास, भेड़ें बड़ी खुश हो जाती हैं, वो सोचती हम तो इतने सारे लोग हैं तो हमारा बहुमत होगा और हमारा ही शासन होगा। अब जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है तो भेड़ियों का दिल बैठता जा रहा, जितने वो भेड़िए थे उनका दिल बैठता जा रहा, वो बड़े दुखी होते जा रहे थे कि अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बूढ़ा सियार है
वो क्या, चापलूस का, जो चापलूस नेता होते हैं, कुछ बड़े बड़े नेताओं के पीछे पीछे चलते हैं, चमचे होते हैं और उन्हीं का कहना मानते हैं, बड़े बड़े नेताओं से ही उनका पेट भरता है। तो ये बूढ़ा सियार ऐसा ही है, हमेशा जो भेड़िया है ना, तो उसी की चमचागिरी में लगा रहता है, उसी की चापलूसी करता रहता है और भेड़िए के द्वारा ही उसको खाने को मिलता है, उसका गुजर बसर चलता है। तो एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। उसने बोला, मालिक आजकल आप उदास क्यों रहते हैं, इतने दुखी क्यों रहते हैं? हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। अब आके लेखक खुद बता रहे हैं कि हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास, जिस प्रकार से आप हमारे समाज में देखते हैं, हर जो चली कपटी राजनेता होते हैं उनके आसपास 2 चापलूस तो घूमते ही रहते हैं, जो हमेशा उनकी खुशामद करते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ये सियार है। तो भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते हैं। जब भेड़िया जो होता अपना शिकार खा लेता है, मान लो उसने किसी भेड़ को मारा और मार के वो खा गया, खाने के बाद जो हड्डियां बचती हैं उनको क्या करता, वो फेंक देता। फेंकने के बाद जो सियार होता है कुतर कुतर, कुतर कुतर मतलब उसके टुकड़े कर करके ऐसे ऐसे खाता है, दांतों से कुतर कुतर कर टुकड़े करके खाता है उसे, और हड्डियां चूसते, और जो हड्डियां बची होती हैं उनको वो मुंह से चूसता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो धोखेबाज नेता होते हैं, ठीक है, जो कपटी नेता बगुला भगत बने रहते हैं, उनके आसपास जो खुशामदी लोग होते हैं तो वो उनका पेट भी उन्हीं नेताओं से भरता है। पहले वो अपना पेट भरते हैं जनता का शोषण करके, उसके बाद उनका पेट भरता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इन सियारों को दिखाया गया। ये भेड़िए के आसपास दुम मिलाते रहते हैं, मतलब उन्हीं के आसपास नाचते रहते हैं, अपनी पूंछ हिला हिला के वहीं पे घूमते रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं और ये उन्हीं की सेवा करते रहते हैं भेड़ियों की। मौके बेमौके मतलब अवसर है या नहीं भी अवसर है, किसी भी समय हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते। हुआ हुआ जो है ये सियार की बोली है, तो वो क्या करते, हुआ हुआ चिल्लाते, मतलब उन्हीं की चापलूसी करते, उन्हीं के जयकारे लगाते रहते हैं। देखिए, आप अपने मन में उस समय का रेखा चित्र बच्चों ले आइए जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं और किस प्रकार राजनेता लोग रहते हैं और उनके खुशामदी चापलूस लोग उनके इर्द गिर्द नाचते रहते हैं, हमेशा उनकी बड़ाई करते रहते हैं। तो ये वही दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो मस्तिष्क में आप बिल्कुल वही रेखा चित्र कल्पना करिए, वही रेखा चित्र आपके मस्तिष्क में होगा तो आपको कहानी जल्दी समझ में आएगी। अब चलिए देखते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? अब बूढ़ा जो सियार था वो तो चापलूस था, तो अब देखिए उनके मुंह को, भेड़िए के मुंह को कितना बढ़ चढ़ के बता रहा, मुख चंद्र। मुख चंद्र मतलब चंद्रमा के समान सुंदर मुख। तो ये व्यंग कर रहा है, कहता महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए? चिंता के बादल क्यों छाए? मेघ मतलब बादल, अर्थात आपको इतनी चिंता क्यों है? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। अब भेड़ियों को थोड़ा अंदर से लगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, चिंता क्यों नहीं होगी मुझे? तो कहते हैं, अरे तुझे नहीं मालूम है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? अब इस वन प्रदेश में नई सरकार बन जाएगी, हमारा राज तो अब गया, मतलब अब हम राज्य नहीं कर पाएंगे, अब तो प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली है और उसमें तो भेड़े ही जाएंगी क्योंकि वही का बहुमत है, वही सबसे ज्यादा है। तो कहता अब तो हमारा राज गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। अब सियार ने दांत निपोर कर मतलब कई लोग बनावटी हंसी हंसते ना दिखाकर, तो बनावटी हंसी हंसकर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमको कुछ नहीं मालूम महाराज, हम तो, हमारे तो माँ बाप आप ही हैं, मतलब हमारे मालिक तो आप ही हैं, हम सिर्फ आपको जानते हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते हैं, आपका दिया खाते हैं और आपके गुण गाते हैं, आप ही जो मुझे देते हो वो हम खा लेते हैं और आपके गुणों के बखान करते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। तो भेड़िया कहता सियार से कि तुमको नहीं मालूम, अब ऐसा समय आ जाएगा कि अब तो सूखी हड्डी भी हमको चबाने के लिए नहीं मिलेंगी, क्यों जब प्रजातंत्र हो जाएगा, भेड़ों का राज्य हो जाएगा। और वो तो ये उन्होंने बोला ना कि वो ये नियम बनवाएंगे कि कोई किसी जीवधारी जो किसी और को ना सताए ना मारे, तो हमको तब सूखी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो गया होता।
अब देखिए यहाँ पर भी लेखक थोड़ा व्यंग कर रहा है कि सियार तो सब जानता था, लेकिन वो जानकर भी ना जानने का नाटक करता था। और अगर वो ना जानने का नाटक ना कर पाता, इतनी एक्टिंग ना कर पाता, सामने खुलकर स्पष्ट बात करता, तो शेर ना हो गया होता। जिस प्रकार से शेर जो होता है वो बड़ा स्वाभिमानी होता है, अगर उसको शिकार करना तो सामने ही शिकार करता है और छोड़ना तो छोड़ देता है। लेकिन सियार ऐसा नहीं था। तभी उसने कहा अगर ऐसा वो होता, नाटक उसको करना नहीं आता, झूठा नाटक नहीं करना आता, तो वो शेर जैसा ना बन गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, पर जाएं भी कहाँ। अब जो भेड़िया था वो बड़ा चिंतित था। उसने कहा कि वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात उसने बूढ़े सियार को बताई दी, क्योंकि उसने ना जानने का नाटक किया था ना बूढ़े सियार ने कि हमको कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए भेड़िए ने क्या किया, सारी बात बता दी, चुनाव की बात भी समझा दी, और फिर बड़े गिरे मन से, बड़े दुखी मन से कहा कि अरे अब तो चुनाव आने वाला है, अब हम यहाँ से भागने के सिवा हमारा तो कोई चारा नहीं, हमको यहाँ से भागना ही पड़ेगा, पर जाएं भी तो कहाँ जाएं, किस जगह जाएं। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। अब ये हरिशंकर परसाई ने यहाँ व्यंग किया है। उन्होंने कहा मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए, क्योंकि सब जानवर सर्कस में रहते हैं, तो आप भी भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। अब भेड़िया कहता है कि वहाँ भी शेर और रीछ, रीछ मतलब होता भालू, मतलब भालू को वहाँ ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हो चुके हैं, मतलब इतने बदनाम हो चुके हैं कि हमें वहाँ कोई पूछता नहीं है। सबको यही लगता है कि यदि इसको ले लेंगे तो हम दूसरे पशुओं को खा जाएंगे, इसलिए कहता हमें तो वहाँ भी कोई नहीं पूछता है। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। अब यहाँ पे लेखक ने फिर व्यंग किया है, सियार ने खूब सोचा, सोचने तो अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर होता है जहाँ पे पुरातत्व विभाग की चीज़ें रखी जाती हैं, पुरानी वस्त्रों को संग्रह करके रखा जाता है। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। अब भेड़िए कहता है कि अरे वहाँ भी जगह नहीं है, हमने तो ये सुना वहाँ आदमी रखे जाने लगे, मतलब आदमी का व्यवहार ऐसा हो गया है कि अब वहाँ पे आदमी भी रखे जाने लगे। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। ध्यान मग्न हो गया मतलब जैसे वो ध्यान में बिल्कुल मग्न हो गया, कुछ सोचने लगा। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। अब देखिए वो कितना दिखावा कर रहा है। उसने क्या किया, एक आंख बंद कर ली अपनी, और नीचे के होठ, नीचे का होठ होता है ना, ये नीचे वाला जो होठ है, इसके उसने ऊपर के होठ से दबा लिया और एकटक ऐसे आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। अब थोड़ी देर ध्यान मग्न होने के बाद, इस तरह का नाटक करने के बाद, आकाश में देखने के बाद एकदम से बोला, अरे मालिक अब तो समझ में आ गया मुझे, जैसे कि कितना वो बुद्धिमान हो, कि मालिक पंचायत में अब आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। उसने ऐसी बात बोली कि अगर भेड़िया जाति का बहुमत हो जाएगा तो फिर क्या होगा। भेड़िया चिढ़कर बोला, भेड़िया को बड़ा गुस्सा आया, चिढ़कर बोला, अरे कहाँ की आसमानी बातें करता है, कहाँ की आसमानी बातें करता, मतलब अरे इतनी काल्पनिक बातें क्यों करते हो, ठीक है, जो कि असंभव है, ये कैसे संभव हो सकता है। अरे हमारी जाति कुल 10% है। वो कहता हमारी जाति तो सिर्फ 10% है, मतलब 10% है इस जंगल में, और भेड़े तथा अन्य पशु 90% है। भेड़े और अन्य छोटे छोटे जो पशु हैं उनको मिला के वो 90% हैं, 90% तो वही लोग हैं, हम तो सिर्फ 10% ही हैं। भला वे हमें काहे को चुनेंगे, अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। और कहता भला वो पशु में क्यों चुनेंगे, कहीं जिंदगी अपने मौत के हाथ सौंप सकती है, कहीं जीवन जो है अपने को मौत के हाथ सौंपेगा। वो अपनी मौत को बुलाना चाहेंगे कि अगर हम भेड़िया को राजा बना देंगे जंगल का तो वो हम ही को खा जाएगा, तो इस प्रकार का कार्य तो नहीं करेंगे, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। फिर कहता अरे अगर ऐसा हो जाता तो क्या बात थी, कितना अच्छा होता। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, आप दुखी मत होइए, एक दिन का समय दीजिए, मुझे एक दिन का समय दो सोचने के लिए। कल तक कोई योजना बनी जाएगी, कल तक कोई प्लान बन जाएगा, कल तक कोई उपाय निकल आएगा।
मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अब बूढ़ा सियार बोलता है, एक बात है। भेड़िए से बोलता है, जो मैं कहूँगा वही आपको क्या करना, कार्य करना पड़ेगा। जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना धर्मगुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। अब भेड़िया तो वैसे मुसीबत में फंसा था कि हम लोगों का क्या होने वाला है। अब मुसीबत के समय कोई भी आके यदि कोई उपाय बताता है तो वही बुद्धिमान समझा जाता है। तो सियार को उसने अपना धर्मगुरु मान लिया, उसने अपना गुरु बना लिया कि भाई जो ये कह रहा है मैं वैसा ही करूँगा, और आज्ञा पालन करने की शपथ ले ली। और उसने कहा कि जो तुम कहोगे वही तुम्हारी आज्ञा के अनुसार ही मैं कार्य करूँगा, इस बात की मैं कसम खाता हूँ। शपथ मतलब होती कसम। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। अब जब दूसरा दिन हुआ तो सियार ने क्या किया, अपने 3 सियार को लेकर अपने साथ 3 सियार और ले आया। उसमें से एक पीले रंग में रंग दिया, उस सियार को क्या किया उसने, पीले रंग में रंग दिया, और दूसरे को नीले में, तीसरे को हरे में। मतलब वो जो सियार थे उनको ऊपर से उसने रंग दिया। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है मगर रंगे सियार है। उसने बोला बूढ़े सियार ने, अरे ये भी तो सियार है सरकार, लेकिन ये रंगे सियार हैं। मतलब ये धोखेबाज कपटी, लेकिन अंदर से तो ये धोखेबाज और कपटी है, लेकिन ऊपर से हमने उनका स्वरूप बदल दिया है। आपकी सेवा करेंगे और ये आपकी सेवा करेंगे महाराज, ये चुनाव का प्रचार करेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस समय चुनाव आते हैं तो वो जो नेता लोग होते उनके साथ चलने वाले वो भी अंदर से धोखेबाज कपटी रहते हैं, लेकिन उस समय इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतने विद्वान की बातें करते हैं, विद्वता की बातें करते हैं, और अच्छी अच्छी उनके गुणगान करते हैं, धर्म की बातें करते हैं कि जनता उनके बरगलाने में आ जाती है। तो वही इसमें बताया कि आपका चुनाव का प्रचार करेंगे, आपको जिताने का प्रयास करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? अब भेड़िए को थोड़ी शंका हुई, बोले इनकी बात कौन मानेगा, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। इनके बारे में सब जानते हैं कि ये बहुत छली हैं, कपटी हैं, तो इनका ये अच्छे नहीं हैं, सब लोग जानते हैं। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रंग रूप बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। अब सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े प्यार से हाथ चूमा, कहने लगा, अरे सरकार आप तो बड़े भोले हैं, आपको नहीं मालूम है मालिक, अगर हम किसी का रंग रूप बदल दें, ऊपर से पूरा उसकी वेशभूषा, उसका चेहरा बदल दें तो आदमी तक बदल जाते हैं। तो ये तो सियार है। उसने बोला आदमी भी बदल जाते हैं, आदमी अंदर से कुछ होता है, ऊपर से यदि हम उसको गेरुआ वस्त्र या कुछ पहना दें और टीका लगा दें तो वो भी संत कहा जाता है, देख के लोग उसको संत समझेंगे। तो कहता है कि जब आदमी बदल जाते हैं तो ये तो सियार है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। अब बूढ़े सियार ने क्या किया, भेड़िए का भी उसने रूप बदल दिया। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुंह में घास के तिनके खोज दिए। अब उसने क्या किया, उसका भेड़िए का रूप बदला, मस्तक पर, मत्थे पर एक बड़ा तिलक लगा दिया, गले में, अपने गले में एक माला पहना दी जैसे साधु संत पहने होते हैं, और मुंह में, उसके मुंह में घास के तिनके, ये दिखाने के लिए कि वो शाकाहारी है। बोला अब आप पूरे संत हो गए, अब तो आप पूरे संत लग रहे हो, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, जहाँ पे भेड़े एकत्रित हैं उनकी सभा में चलेंगे, मगर 3 बात का ध्यान रखना। उसने बताया कि आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। अब वो कौन कौन सी बातें? अपनी अहिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, अपनी जो आंखें तुम्हारी हिंसा भरी, जिसमें को देखकर ही लगता है कि तुम मारकाट करने वाले, दूसरे जीवों को खाने वाले हो, तो इन आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना, और कुछ बोलना मत, मुंह से भी कुछ नहीं बोलना, नहीं तो लोगों को वास्तविकता पता लग जाएगी, और नहीं तो सब पोल खुल जाएगी, मतलब वास्तविकता पता लग जाएगी कि आप कौन है। वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, और वहाँ पे तो भाई हम भेड़ों की सभा में चलेंगे तो बहुत सी भेड़ें होंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। उसने बोला वहाँ बहुत सी भीड़ें होंगी, बड़ी सुंदर होंगी देखने में, बड़ी सॉफ्ट मुलायम होंगी, तो ऐसा मत करना कि उनको तोड़ के खा जाना, कि तुम जल्दी से वो देखो और उनको मार के खा जाओ, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो बच्चों, ये इसको हम यही करते हैं, इतना ही हम समझाते हैं।
फिर अगली बार दूसरे वीडियो में मैं फिर आपके साथ आती हूँ, आपकी कहानी पढ़ के समझाती हूँ। धन्यवाद।